Good morning everyone. Hello dear friends and students. As you already know कि हम क्लास 11th का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है संघवाद, और इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है, जो सामान्य परिचय है, हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को यहीं पुश कर पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आप इसको उस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो यहाँ पर हमने कल संघवाद का एक सामान्य परिचय देखा था। क्या देखा था? किसका? संघवाद का। तो जल्दी से एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। संघवाद को हमने संधि विच्छेद करके पढ़ा था। संघ का मतलब होता है संगठित रहना, वाद का मतलब होता है विचार, यानी कि ऐसा विचार जो आपको संगठित रखे, वही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमने अपने लेक्चर का एंड किया था संघ सूची और राज्य सूची पर। तो आज हम उन विषयों की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भारतीय संघवाद की जो विशेषताएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट पहले हेडर लिखेंगे, भारतीय संघवाद की विशेषताएं। अब देखिए, वैसे तो अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर फेडरल सिस्टम या संघवादी व्यवस्था को देखा जा सकता है, लेकिन भारत का जो संघवाद है वो अन्य देशों के संघवाद से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो पहले हम देखते हैं कि विश्व के और कौन से देश हैं जहां पर संघवादी व्यवस्था को देखा जा सकता है। क्लियर है बेटा? हेडर डाल लीजिए पहले, संघवाद के अन्य उदाहरण। चलिए विशेषताओं को थोड़ा सा हम स्टॉप करते हैं, पहले कुछ और देश देख लेते हैं जहां पर संघवादी व्यवस्था है। संघवाद के अन्य देश, ऐसे देश जहां पर क्या है? संघवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। पहला लिखेंगे यहां पर जर्मनी। कहां पर है जर्मनी? कहां पर है? यूरोप में। कहां है? यूरोप में। दूसरा लिखेंगे यहां पर नाइजीरिया। दूसरा क्या है? नाइजीरिया। तीसरा लिखेंगे वेस्ट इंडीज। तीसरा क्या है? वेस्ट इंडीज। तीसरा लिखिए वेस्ट इंडीज। तो यहां पर देखिए कई सारे उदाहरण आपके सामने हैं, लेकिन आपकी बुक जो कंसीडर कर रही है वो इन तीन देशों को कर रही है। तो यहां से आपका 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि ऐसे अन्य देशों के नाम बताएं जहां पर फेडरल सिस्टम है या संघवादी व्यवस्था को देखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन लिख लीजिए पहले फटाफट। ऐसे अन्य 2 देशों के नाम बताएं जहां पर संघवादी व्यवस्था को देखा जा सकता है। क्वेश्चन लिखेंगे यहां से, ऐसे 2 देशों के नाम बताएं जहां संघवादी व्यवस्था को देखा जा सकता है। क्वेश्चन मार्क। कर पाएंगे? 2 देशों के नाम बता पाएंगे? चले आगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्या है कि संघवाद के अन्य उदाहरण या ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर संघवादी व्यवस्था को देखा जा सकता है। अब देखिए, भारतीय संघवाद जो है वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसको हम क्या पढ़ेंगे? विशेषता को। तो हमने जब संविधान वाला चैप्टर किया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं बताई थी। भारतीय संविधान की क्या बताई थी? कुछ विशेषताएं बताई थी। तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, वो पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। देखिए सबसे पहला क्या है, भारतीय संघवाद की विशेषताएं की बात करें तो जो संविधान है वो सर्वोपरि है। संविधान जो है वो क्या है?
सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। लिखेंगे पहला पॉइंट, संविधान सर्वोपरि। इसका मतलब क्या है कि संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। आप देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, ये हम अपने न्यायपालिका वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगी, समस्या होगी। अगर मान लीजिए कि कोई राज्य की न्यायपालिका है, वो केवल अपने राज्य की बात करेगी, अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, कोई गलती है, तो वो तब भी क्या करेगी, अपने राज्य को सही साबित करने की कोशिश करेगी। क्लियर है बेटा स्वतंत्र न्यायपालिका? क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट? आप देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भारत के निर्माण में अपना एक बहुमूल्य योगदान देती है। अब जैसा कि हमें पता है कि पहले क्या है, सबसे नीचे क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद क्या होता है, उच्च न्यायालय, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई भी संस्था नहीं है, चाहे हम केंद्रीय स्तर की बात करें, राज्य स्तर की बात करें या स्थानीय स्तर की बात करें, इससे बड़ा जो न्यायालय है वो हमारे देश में नहीं है। क्लियर है बेटा पॉइंट? थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सरकार 3 स्तर पर है। कल हमने कितने पढ़े थे, 2 स्तर पढ़े थे, आज हम क्या बात कर रहे हैं, 3 स्तर है। तो ये तीसरा स्तर कौन सा आ गया, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था लोकल गवर्नेंस या स्थानीय शासन, वो क्या है, हमारा तीसरा स्तर है। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया, संघ यानी कि केंद्र, दूसरा क्या हो गया, प्रांत यानी कि राज्य, और तीसरा क्या हो गया, स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नेंस। क्लियर है बेटा? 3 स्तर पर यहाँ पर क्या होता है, शासन किया जाता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। हो गया बेटा जी, लिख लिया सभी ने? जो सरकार है वो क्या है, 3 स्तर पर है, संघीय यानी कि केंद्र सरकार, राज्य यानी कि प्रांतीय सरकार, राज्य यानी कि प्रांतीय सरकार, और तीसरा है स्थानीय सरकार। हो गया बेटा? यहाँ से लास्ट लिख सकते हैं हम कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, लिखित है। क्या है, लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान के क्या लाभ हैं, ये हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसे इलैबोरेट नहीं करेंगे। और जो संविधान है वो सभी राज्यों पर सामान्य रूप से काम करता है। बात समझ में आ रही है कि भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, लिखित है, और वो सबके ऊपर एक समान लागू होता है। ऐसा नहीं कि बिहार के लिए अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, नई दिल्ली के लिए अलग है, सबके लिए क्या है, एक ही संविधान है। क्लियर है बेटा? चलिए यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, भारतीय संघवाद की कोई 4 विशेषताएं बताएं। कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? अब सभी बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए हो गया बेटा यहाँ तक, कोई डाउट? अब देखिए आज हमने इस चैप्टर से 2 बेसिक क्वेश्चन करे हैं। पहला है भारतीय संघवाद की कोई विशेषताएं, और दूसरा है कि अन्य कोई 2 देश जहां पर संघवादी व्यवस्था को लागू किया गया है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? मिटा दे, पक्का मिटा दे? चलिए अब देखिए, अब हमें थोड़ी सी विशेषताएं पता लग गई हैं, तो अब हम समझ पाएंगे संघ सूची राज्य सूची क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संघ सूची में जो विषय रखे जाएंगे वो कौन से होंगे? संघ सूची का संबंध किससे होता है? संपूर्ण राज्य से। संघ सूची में जो भी विषय रखे जाएंगे वो क्या होंगे? पूरे देश के लिए होंगे, और राज्य सूची में जो रखे जाएंगे वो, क्लियर है बेटा? अब देखिए इसे संघवादी व्यवस्था में हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो संविधान है उसने क्या किया, शक्तियों का विभाजन। क्या किया? शक्तियों का विभाजन किया। अब ये कौन सी शक्तियां हैं? क्या ये वो शक्तियां हैं जो हमें बॉर्नवीटा पीने से मिलती हैं, या कोई अन्य शक्तियां हैं? जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया।
और इसे किस में रखा गया? सूचियों में रखा गया। ठीक है, तो 3 तरीके की सूचियां हैं, 3 तरीके की सूचियां हैं। सबसे पहला क्या है? संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। क्लियर है बेटा? अगर भारतीय संविधान की बात करूं तो अनुच्छेद, ये जरूर याद रखेंगे बेटा, अनुच्छेद 245 से 255 लिख लेंगे। अनुच्छेद 245 से 255 में किसका जिक्र किया गया है? इन्हीं शक्तियों के विभाजन का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में भारतीय संविधान में जो सूचियों का वर्णन किया गया है उसका वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए, वर्तमान संविधान की बात करें तो उसमें जो संघ सूची है उसमें कितने विषय रखे गए हैं? वो रखे गए हैं 97। कितने विषय हैं? 97 ऐसे विषय हैं जिन्हें किस में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। ये बेटा अपडेट इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? अपडेट है। हो सकता है आपकी बुक में कम ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? अपडेट है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जो विषय रखे गए हैं उनकी संख्या है 66। कितने विषय हैं इसमें? 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में 47, कितने? 47 विषय रखे गए हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, जितना भी महत्वपूर्ण और जो सेंसिटिव विषय हैं उन्हें किस में रखा गया है? संघ सूची में। राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जो कि किसी राज्य से संबंधित है, कि वहाँ पे टैक्स कैसे लिया जाएगा। ये जो छोटे मोटे वाले हैं वो कहाँ पर रखे जाएंगे? राज्य सूची में। बाकी जो सब बच जाता है, बाकी जो सब बच जाता है वो किस में आ जाता है? समवर्ती सूची में आता है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल वे में ना समझकर आपकी सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ आए। अगर आपके पिता और आप में झगड़ा हो, आपके पिता में और आप में झगड़ा हो, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अब मान लेते हैं कि यहाँ पे गलती भी पिताजी की है, फिर भी कौन जीतेगा? पिता जीतेगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो बड़े हैं। कौन से? सांबर वाले? तो कौन से बड़े हैं? क्योंकि आपसे उम्र में बड़े हैं, उनको अनुभव ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हम संघ सूची या केंद्र सरकार को क्या मान लेते हैं? पिता। क्लियर है? और राज्य सूची क्या हो गया? बेटा। तो अगर इन दोनों में कभी किसी विषय को लेकर क्लैश होता है तो किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार की मानी जाएगी या संघ की मानी जाएगी? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? अब ऐसा क्यों होता है? अब जैसे मान लीजिए कि 2 राज्य जो हैं वो नदी जल बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। हरियाणा कह रहा हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे। अब ये 2 राज्यों के आपस की बात है। अब इसकी वो आपकी भाषा में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, जब तुम आपस में बाहर लड़ते हो उसको क्या बोलते हैं बाद में जो होता है? कॉम्प्रोमो। ओ यो कॉम्प्रो। तो यहाँ पर जैसे आप स्कूल के बाहर लड़ते हैं और बाद में क्या होता है? कॉम्प्रो, इट्स नोन एज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद कोई तो व्यक्ति होता है जो कॉम्प्रो कराता है या कॉम्प्रोमाइज़ कराता है। तो यहाँ पर जो संघ सरकार है या केंद्र सरकार है वो क्या कराएगी? दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ कराएगी और यहाँ पर केंद्र सरकार जो है उसी की चलेगी। क्लियर है बेटा? उसने जो फैसला ले लिया वो क्या रहेगा? अंतिम रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी विषय को लेकर कोई विवाद होता है तो किसकी चलेगी? संघ सरकार की चलेगी या केंद्रीय सरकार की चलेगी? क्वेश्चन कर पाएंगे अगर ये आ गया तो? और टर्म 1 में आया और तुमने नहीं करा तो मैं तुम्हें दूंगा दवाई। चले आगे? चले। अब देखिए, संघवाद में
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है। ये वाला क्लियर हो गया बेटा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। चलिए अब एक बार जल्दी से बताएंगे, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में और संवर्ती में। शाबाश। तो अब आप ये जान चुके हैं कि हमारे संविधान ने शक्तियों का विभाजन किया संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में, और इसके विषय जो हैं ये भी आप जान चुके हैं। एक बार अपने लिए ताली बजाएंगे, शाबाश। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। अब हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देख लिया भारतीय संविधान और संघवाद की विशेषताएं, क्लियर है ये। उसके बाद हमने देखा अन्य देश जहां पर संघवादी सिस्टम होता है। उसके बाद हमने शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को भी देख लिया है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के लक्षण। क्या देखेंगे? चलिए, संघवाद के अंदर जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है भारतीय संविधान के लक्षण। संविधान के लक्षण, वैसे तो तुम्हारे लक्षण खराब हैं, लेकिन हमें भारतीय संविधान का पढ़ना है, तुम्हारा नहीं पढ़ना। देखो, जब भी हम लक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर दो है, एक है संघात्मक लक्षण और दूसरा है एकात्मक लक्षण। बिल्कुल वैसा ही है, संघवाद वाला ही चैप्टर है। पहला हम क्या देख सकते हैं? संघात्मक, हेडर डालेंगे संघात्मक, और एकात्मक लक्षण। क्या बोलेंगे, लक्षण या लक्षण? एकात्मक लक्षण। अब देखिए, संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण क्या है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप क्या करते हैं, जनरली किसी भी टॉपिक को देखते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि संघ के साथ क्या बातचीत चल रही है और राज्य के साथ क्या बातचीत चल रही है, और अगर क्लैश होगा तो किसकी चलेगी? संघ की चलेगी। वही हमें यहाँ पर लिखना है। संघात्मक में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जो भी हमारा संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता सबसे बड़ा है। संविधान क्या है हमारा? सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य के मध्य। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? शक्तियों का विभाजन। फटाफट लिखते चलेंगे, शक्तियों का विभाजन। ये अपने आप कर लेंगे, 3 पार्ट में है। 3 शक्तियों का विभाजन बताया था ना अभी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। कर लेंगे। शक्तियों का जो है वो स्पष्ट विभाजन हमारे संविधान ने कर दिया है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारी न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है? ताकि सरकार जो है वो किसी तरीके की कोई तानाशाही ना कर सके। तानाशाही का मतलब पता है कि अपनी मनमर्जी ना चला सके, इसीलिए हमारे पास क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। और नागरिकों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो, कि अगर मान लीजिए स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है तो नागरिकों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं होगा, और सरकार जो है वो अपनी मनमानी करेगी, अपनी तानाशाही चलाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? देख लीजिए, लिख पाएंगे? चलिए, बहुत अच्छे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे संशोधन प्रणाली। चौथा पॉइंट लिखेंगे संशोधन प्रणाली। अब देखिए, संशोधन का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। संशोधन इंग्लिश में कहा जाता है अमेंडमेंट। इसको एक छोटे से बारीक एग्जाम्पल से समझाने की बात करता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। आप सबने शोले फिल्म देखी है? किस किस ने नहीं देखी? तो वो बेचारे बड़े पिछड़े हुए हैं, कम से कम देख लो जाकर। शोले फिल्म में गब्बर सिंह कैसे आता है? घोड़े पे आता है। तुगुड़ कैसे आता है? तुगुड़ घोड़े पर आता है। उसके बाद अभी धूम 3 आई है, 4 आई है? धूम 3 आई है। उसमें जो आमिर खान होता है किस पे आता है? बाइक पे आता है। तो उस समय के हिसाब से घोड़े ठीक थे, आज के हिसाब से बाइक ठीक है। हो सकता है आने वाले 10 सालों पर जब धूम 50 या धूम 60 आ रही हो तो कैसे आ रही हो, वो कोई जेट वेट से आ रहे हो या कोई उन्होंने अपनी उड़न तस्तरी बना ली हो,
हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि समय के अनुसार हर चीज़ में परिवर्तन आता है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो वैसे तो दूरदर्शी थे, उन्होंने बड़े दूर का संविधान लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां जो हैं वो रह जाती हैं, तो उसे हम किसके द्वारा सही करते हैं? संशोधन के द्वारा। तो भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है, और उसमें संशोधन की जो गुंजाइश है वो रहती है। अब संशोधन ऐसे नहीं है कि मैंने कह दी और संशोधन हो गई। संशोधन के लिए आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति लेना जरूरी है। तो ये क्या है? सारे संघात्मक लक्षण है। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ पूछना बताना। चले एकात्मक की तरफ। कहाँ तक चलना है? एकात्मक लक्षण की तरफ चलना है। पहले लिखेंगे एकहरी नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। चलिए फटाफट लिखेंगे। एकात्मक लक्षण में पहला पॉइंट लिखेंगे। पहले पॉइंट में लिखेंगे एकहरी नागरिकता। अब एकहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि भारत में जो सिटीजनशिप दिया गया है, जो नागरिकता का अधिकार दिया गया है, वो एकहरा है। आप ऐसा नहीं है कि बिहार के अलग नागरिक हैं और दिल्ली के अलग नागरिक हैं, सब लोग क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। अगर मैं यूएसए से कंपाइल करके आपको बताऊं तो अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। एक तो वो उस देश का नागरिक है और एक वो पूरा यूएसए का नागरिक है। कल बताया था ना 50 देशों ने मिलकर किसको बनाया? यूएसए को बनाया। तो एक तो वो क्या है? या तो वो कनाडा का नागरिक है, उसके बाद वो अमेरिका का भी नागरिक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं कि हम दिल्ली के भी नागरिक हैं और हम भारत के भी नागरिक हैं। हम क्या हैं? एक ही नागरिकता हमें प्राप्त है और वो क्या है? भारत की। क्लियर है बेटा? इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, एकीकृत न्यायपालिका। जो हमारी न्यायपालिका है वो भी क्या है? एकीकृत है। तो यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद कोई भी न्यायालय नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का अलग सर्वोच्च न्यायालय है, बिहार का अलग सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और हमें उसके डिसीजन को मानना ही पड़ता है। तो न्यायपालिका वाले चैप्टर में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आगे लिखेंगे शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। अगला पॉइंट यहाँ से लिखेंगे एकहरी नागरिकता का शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। देखिए केंद्र के पक्ष में क्यों है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद बात समझ में आएगी आपको। तो अभी हमने शक्तियों का विभाजन देखा केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो यहाँ पर जो केंद्र को वेटेज क्यों दी गई है कि भाई केंद्र की बात ही क्यों मानी जाएगी, राज्य की बात क्यों नहीं मानी जाएगी? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने निर्णय लिया कि हमें एक मजबूत केंद्र की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय 565 देसी रियासतें थी और सब क्या कह रही थी? मैं अलग जाऊंगी, मैं अलग जाऊंगी, मैं अलग जाऊंगी। तो ऐसे तो बहुत सारे राज्य बन जाते। तो इसीलिए हमने क्या बनाया? एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया, एक शक्तिशाली केंद्र बनाया, जिसकी वजह से आज तक हमारा देश देखिए एक अखंड भारत की तरह है। नहीं तो आप हमारे ज़्यादा दूर मत जाइए, पड़ोस में नेपाल में जाइए, कितनी बार संविधान चेंज हो गया। तो संविधान बनाना और उसे लंबे समय तक चलाना, ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दर्शाता है। क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट, संघ यानी कि केंद्र के लिए, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। तो ऐसा नहीं है कि भैया केंद्र के लिए अलग संविधान है और राज्य के लिए अलग संविधान है, दोनों के लिए एक ही संविधान है। ये किसको दर्शाता है? इसके एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे कि जब भी किसी देश में आपातकाल लगाया जाता है। देखिए चौथा पॉइंट जो है वो आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपातकाल में केंद्र मजबूत। लिख लेंगे आपातकाल में केंद्र मजबूत। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपातकाल क्या होता है। आपातकाल भारत के संविधान में बताया गया कि केवल 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। आपातकाल कितने में लगा सकता है? 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है अंदरूनी गड़बड़ी, यानी कि सरकार जो है कुछ घोटाला कर रही है, ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो इसी शर्त पे लगाया था। दूसरा होता है
कि किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गया, कोई भूकंप आ गया, बहुत सारे लोग बहुत में फंस गए, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा है कि बाहर से किसी ने हमला कर दिया, बाहर से किसी ने हमला कर दिया, ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और जैसे ही आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जहां पर जो केंद्र होता है वो मजबूत होता है, सारे डिसीजन जो है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, केंद्र के द्वारा लिए जाएंगे। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर देखिए एक और जो है प्रमुख है वो लिख लीजिए कि राज्यों में जितने भी अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, राज्यों में जितने भी अधिकारी, जिसे आप IAS कह सकते हैं या राज्यपाल कह सकते हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? केंद्र डिसाइड करता है। ठीक है, ये क्या है? केंद्र डिसाइड करता है। तो जब भाई उसका अपॉइंटमेंट केंद्र ने कराया तो उसकी वफादारी किसकी तरफ होगी? केंद्र की तरफ। तो यहाँ पर हमने आज जो पॉइंट डिस्कस करा है, अभी जो करा है, वो है भारतीय संविधान के लक्षण, जिसमें हमने एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षणों की चर्चा की है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से, संघात्मक और एकात्मक लक्षण में अंतर स्पष्ट करें। अगर ये क्वेश्चन आता है लिख पाएंगे? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, संघात्मक लक्षण की चर्चा करें। कर पाएंगे? अरे हाँ बोलो या ना बोलो। अगर क्वेश्चन आ गया संघात्मक लक्षण की चर्चा कर पाएंगे तो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, एकात्मक लक्षण की चर्चा करें। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण की चर्चा करें। कर पाएंगे? एक ये सेपरेट क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान के लक्षणों की चर्चा करें। भारतीय संविधान के लक्षणों की चर्चा करें। कर पाएंगे बेटा? पक्का? कर लो विश्वास। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।